आज हमारी चर्चा का विषय है प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा। प्रथम भाग में हम देखेंगे सर्वप्रथम प्रस्तावना, किस प्रकार की प्रारंभिक काल में इतिहास लेखन के विषय में भारतीयों की धारणा थी, इतिहास लेखन का स्वरूप किस प्रकार था, कुछ विद्वानों के विचारों के साथ देखेंगे प्रस्तावना। इसके पश्चात कुछ प्रश्न हैं भारतीय इतिहास लेखन के विषय में। प्राचीन काल में क्या ऐतिहासिक दृष्टि का भारतीयों में अभाव था, इस प्रश्न पर विचार करेंगे पहले मत के रूप में। दूसरे मत में प्राचीन काल में भारतीयों में इतिहास लेखन की दृष्टि थी, इस मत के विषय में चर्चा करेंगे, तर्क देखेंगे कौन कौन से हैं। इसके पश्चात प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन या अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों के विषय में क्या क्या परेशानियां हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा भाग 1। प्रस्तावना में हम देखते हैं कि भारतीय सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा भी स्वाभाविक रूप से प्राचीन होगी, तो प्राचीनतम है, प्राचीनतम परंपरा है। तो संस्कृति भी, सभ्यता भी हमारी प्राचीन है और इतिहास लेखन की परंपरा भी प्राचीन है। इतिहास की अवधारणा समयानुसार परिवर्तित होती रहती है, स्वाभाविक रूप से इसमें परिवर्तन आता है। अवधारणा प्राचीन काल में जो थी, मध्यकाल के आते आते बल्कि प्राचीन काल में ही बदलनी शुरू हुई। भारत के संदर्भ में बात करें तो श्रुति परंपरा, वेदों की परंपरा, उसे श्रुति भी कहा जाता है। उस आधार पर स्मरण रखकर उसको रखा गया, जैसे पूरे वेद हैं वो गा गा कर स्मरण में रखे गए। तो इतिहास भी इस प्रकार से थी, परंपराओं के रूप में। इतिहास का लेखन तो नहीं हुआ किंतु उसे स्मरण में रखा गया। सामाजिक आवश्यकता, मान्यता एवं सोच के अनुसार इतिहास लेखन में परिवर्तन होता है। स्पष्ट है कि इतिहास लेखन की धारणा भी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के आते हुए अनेक अवसरों पर परिवर्तित होते हुए, विकसित होते हुए आई। भारत में प्राचीन काल में मौखिक इतिहास की परंपरा थी। या तो लिपि का विकास नहीं हुआ उस समय, या उसके बाद भी ये परंपरा लंबे समय तक बनी रही। डॉक्टर श्याम सुंदर निगम के अनुसार भारत वस्तुतः श्रुति परंपरा का देश है। सदियों तक मंत्रनिष्ठा ऋषियों की वाणी मौखिक रूप से किंतु अत्यधिक प्रामाणिकता के साथ प्रक्षिप्तहीन यात्रा करती रही। लिपिबद्ध न होने पर भी यह मौखिक परंपरा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की आधारशिला बनी। वैदिक वाङ्मय में आख्यान, गाथा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये मौखिक इतिहास के ही परंपरा के अंग हैं। डॉक्टर गिरिजा प्रसाद मिश्र के अनुसार समय की गति के साथ साथ इतिहास साहित्य के आकार में भी वृद्धि होती गई और अंततः यह रामायण, महाभारत तथा पुराणों के माध्यम से एक सुनिश्चित रूप को प्राप्त हुआ। यास्क के समय तक एक विशिष्ट प्रकार की रचनाओं का अस्तित्व प्रतिष्ठित हो चुका था, जिन्हें ऐतिहासिक कहा जाता था। वैदिक काल में ऐतिहासिक साहित्य के सृजन की परंपरा अस्तित्व में आ चुकी थी और इस युग की विविध रचना विधाओं से कालांतर में विभिन्न ऐतिहासिक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। तो भूमिका में या प्रस्तावना में ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि किस प्रकार से भारतीय अवधारणा का विकास हुआ। पश्चिम की जो इतिहास के विषय में धारणा थी, या चीन में या ग्रीको रोमन परंपराओं के विषय में हमने अध्ययन किया था पूर्व के वीडियोज़ में, उसमें और भारतीय परंपरा में बड़ा अंतर था। भारतीयों की दृष्टि अलग थी और उनकी दृष्टि अलग थी। इसी कारण ये आरोप लगता है, जो पहले मत के ऊपर हम विचार करेंगे, प्राचीन काल में भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था। ज़्यादातर पश्चिमी विद्वान इस मत को मानते हैं और कुछ भारतीय विद्वान भी उनका साथ देते हैं। तो मूलतः जो ये विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है वो इतिहास के धारणा को लेकर के है, मानदंडों को लेकर है। हमारे यहाँ के प्रतिमान मानदंड पृथक थे, यूरोप के मानदंड पृथक थे, समाज की सोच, सभ्यता संस्कृति की सोच उनकी पृथक थी, भौतिकतावादी थी। हमारे यहाँ आध्यात्म को
अधिक महत्व दिया गया। तो मूलतः यह विवाद इसी कारण उत्पन्न होता है। प्राचीन काल में दूसरा मत है, प्राचीन काल में भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव नहीं था। इन दो मतों पर हम चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने प्रस्तावना में भी स्पष्ट किया था। प्रथम मत हम देखते हैं, प्राचीन काल में भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था। इसके पक्ष में क्या क्या तर्क और किन लोगों के द्वारा दिया जाता है। ज़्यादातर पश्चिम विद्वान और कुछ भारतीय विद्वान इस मत को मानते हैं। भारतीयों में प्राचीन काल में ऐतिहासिक दृष्टि की कमी थी और इसी कारण यूनान के समान, जैसे हीरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस एवं रोम के पिक्टर लिवी के समान भारत में कोई इतिहासकार नहीं मिलता, ये वो आरोप लगाते हैं। पहला तर्क इसमें दिया जाता है, क्यों ऐसा था उसके बारे में, भारतीयों द्वारा जीवन को व्यर्थ मानना। लोइस डिकिंस ने यह लिखा कि भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था, हिंदू इतिहासकार नहीं थे, वह लिखता है। इनके द्वारा भारतीय जलवायु और भूगोल का अध्ययन किया गया। उनका तर्क था कि भारतीय अपने को प्रकृति के समक्ष तुच्छ और असमर्थ पाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में जीवन की व्यर्थता का भाव उत्पन्न हुआ। इस कारण इतिहास लेखन इनके द्वारा नहीं किया गया। प्रकृति के समक्ष अपने को तुच्छ पाते हैं भारतीय, इस कारण से उनके अंदर ये भाव आया। ये इनका आरोप है। आरोप इसलिए कि वास्तव में सही नहीं है, इसीलिए इसको मैं आरोप कह रहा हूँ। आध्यात्मिकता को महत्व, दूसरा तर्क दिया गया इस मत को मानने वालों का। मायावाद, कर्मवाद, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था। आदि धारणाओं के कारण सांसारिक जीवन में भारतीयों ने रुचि नहीं ली तथा इतिहास लेखन नहीं किया। टीलहार्ड द सार्डिन ने यह मत रखा। इन्होंने भारतीयों में अतिशय निष्क्रियता और निष्पक्षता होने के पीछे आध्यात्मिकता को कारण बताया। इस कारण से, क्योंकि वो सांसारिक जीवन को महत्वपूर्ण मानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसका लेखन भी उस प्रकार नहीं किया जैसा पश्चिम चीन में हुआ। पारलौकिक जीवन में रुचि, इसलोक, इहलोक और परलोक, इसलोक यानी संसार के जीवन में रुचि का न होना। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री यह मत रखते हैं कि प्राचीन भारतीय अतीत तथा वर्तमान के भौतिक जीवन की उपेक्षा करते हैं और आगामी जीवन, कहने का अर्थ मृत्यु के पश्चात जीवन कैसा होता है, क्या होता है, उस पर इन्होंने अधिक रुचि ली। तो पारलौकिक जीवन में अधिक रुचि, इस लोक के जीवन पर कम रुचि के कारण ऐसा हुआ। ये डॉक्टर हीरानंद शास्त्री का आरोप है। चौथी बात या चौथा तर्क, तिथि क्रम की उपेक्षा की गई। भारतीय विद्वान चंद्रकांत गजानन राजे ने भारतीयों पर तिथि क्रम की उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना था कि तिथि क्रम इतिहास रचना के लिए रीढ़ के समान है और भारतीयों ने इसको महत्व नहीं दिया। ये इनका कथन है। ये इस तरह से चार तर्क प्रमुख दिए जाते हैं विद्वानों के द्वारा और ये सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टि की कमी थी और कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन सी कमियां थीं, वो उन्होंने गिनाई। द्वितीय मत, प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टि की कमी नहीं थी। ज़्यादातर भारतीय विद्वान एवं कुछ पश्चिमी विद्वान भी इस मत को स्वीकार करते हैं कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टि की कमी नहीं थी। भारतीयों में इतिहास बोध था तथा इस हेतु वो सचेत भी थे। पहला इसमें तर्क दिया जाता है, जीवन को महत्वहीन मानना त्रुटिपूर्ण आरोप है। न तो भारतीय प्रकृति के समक्ष असहाय थे, न ही उन्होंने जीवन को व्यर्थ माना था। डॉक्टर गिरिजाशंकर मिश्र इसे हास्यास्पद बताते हैं तथा प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि यह चैक वेदथि, ये भारतीयों की, प्राचीन भारतीयों की धारणा थी। अर्थ सत्य को यहीं जानना है, इसी जीवन में जानना है, ये भारतीयों की धारणा थी। सत्य को इसी जीवन में प्राप्त करना है, धर्म का आचरण भी इसी जीवन में करना है। भारतीय धर्म की अवधारणा के बारे में आप जानते हैं, पुरुषार्थ की चर्चा भारतीयों में होती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, जीवन के प्रत्येक अंग पर कार्य करने का धर्म भारतीय स्वीकार करते हैं। तो प्रकृति के समक्ष भारतीयों ने कभी अपने आप को असहाय नहीं माना, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल और साहचर्य स्थापित किया। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो यह आरोप
त्रुटिपूर्ण है कि जीवन को महत्वहीन भारतीय मानते थे। त्रुटिपूर्ण धारणा उनकी यह है। दूसरा, आध्यात्मिकता सांसारिकता के मार्ग में बाधा नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य ने ही लिखा था, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, किंतु स्वयं पैदल चलकर उन्होंने 4 धामों की, 4 जो मठ हैं उनकी स्थापना उन्होंने की। यदि सांसारिक जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं था, ब्रह्म ही सत्य है जो निराकार है, तो आकार के पीछे वो क्यों गए? स्वाभाविक है। आध्यात्मिकता सांसारिकता के मार्ग में बाधक नहीं है, संसार के कार्यों में वो बाधक नहीं है, वो बाधा उपस्थित नहीं करता, बल्कि आपके दृष्टिकोण को, संसार के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को बदल देता है और यह स्पष्ट कर देता है कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। अन्य देशों की परंपराओं में राजा और राज्य को अथवा समाज को सर्वोपरि स्थान दिया गया। इस कारण से राजा, राजवंश और उनसे संबंधित सामग्रियों को एकत्र कर रखा गया, उनको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया, जबकि भारत में व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया। वेद उपनिषद किस ऋषि ने लिखे, बिरले ही कहीं पर नाम मिलता है, और नाम मिलता भी है तो आप उसको स्पष्ट समझने में आपको मुश्किल होगी। कारण क्या था कि व्यास हैं तो केवल एक व्यास नहीं थे, व्यासों की परंपरा थी। तो आप एक व्यक्ति समझने की भूल इन ऋषियों के संदर्भ में न करें। तो इस तरह से व्यक्ति को महत्व न दिया जाना, ये भारतीय धारणा थी। तो यह भी जो कहा जाता है कि आध्यात्मिकता बाधा थी, यह त्रुटिपूर्ण है। तीसरा तर्क है, अतीत को पृथक रूप से सुरक्षित रखा गया। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री के इस विचार पर कि भारतीयों ने अतीत और वर्तमान के भौतिक जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं ली, डॉक्टर गिरिजाशंकर मिश्र ने इस मत का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उनके अनुसार भारत जैसा कोई भी देश नहीं है जिसने इतने सुदूर अतीत तक का इतना बड़ा भाग सुरक्षित रखा हो। अतीत को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला वो कहते हैं मृत अतीत, इसमें सामान्य तौर पर व्यक्ति से संबंधित बातें और सामान्य घटनाएं होती हैं। दूसरे भाग में उन्होंने बताया जीवंत अतीत, जैसे कि परंपराएं, जिनका कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषण होता है। निश्चित रूप से परंपराओं के प्रति चेतना, सुरक्षा एवं उत्तरदायित्व की भावना भारतीयों में सदैव विद्यमान रही। भारतीयों की यह दृढ़ मान्यता रही कि हम अतीत के वंशधर हैं, जिसकी सुरक्षा हमारा पुनीत कर्तव्य है। इसमें योगदान करते हुए हम अतीत के ऋणों से उऋण हो सकते हैं। वैदिक काल में 3 ऋणों की चर्चा की जाती है, पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण। इनसे मुक्त होने हेतु वंश में वृद्धि करना, विद्या का अभ्यास करना, याज्ञिक कर्म करना, इसकी परंपरा रही। इस तरह अतीत और वर्तमान के प्रति हम भारतीयों की सोच हमेशा जागृत रही। अपनी इसी जागरूकता के कारण हमारी परंपराएं, जो कि इतिहास की थाती हैं, सुरक्षित रही। तो परंपराओं के रूप में इतिहास को भारत ने संरक्षित किया। तो ये आरोप भी जो लगाया जाता है त्रुटिपूर्ण है। सत्य इतिहास की आंखें हैं, तिथि नहीं। जो ये आरोप लगाया जाता है कि तिथि क्रम के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप चंद्रकांत गजानन राजे ने भारतीयों पर लगाया है। प्राचीन भारतीय साहित्य वाङ्मय में धर्म, अर्थ और समाज का पर्याप्त विवरण प्राप्त होता है। वर्तमान में राजनीतिक इतिहास का महत्व कम हो रहा है, उसके स्थान पर सामाजिक और आर्थिक इतिहास पर जोर दिया जा रहा है। तो सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, भारत में इसका पर्याप्त लेखन हुआ है। व्यक्ति को केंद्र मानकर लेखन नहीं हुआ है। तिथि को यदि मान भी लिया जाए कि वो महत्वपूर्ण है, तो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जितना सत्य महत्वपूर्ण है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य का ऐतिहासिक महत्व सामाजिक या सांस्कृतिक लेखन के कारण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो इतिहास की प्रवृत्ति है, उसके अनुसार निश्चित रूप से राजनीतिक लेखन की उपेक्षा तो अवश्य हुई, पर पूरी उपेक्षा भी नहीं कही जा सकती। और मुख्य रूप से जो सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास है, उस पर भारत में जोर दिया गया और उसके पर्याप्त प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। भारतीय काल निर्धारण से परिचित थे। भारतीय चक्रवादी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए 4 युगों को स्वीकार करते हैं। यदि भारतीयों में काल की धारणा, तिथिक्रम की धारणा न होती तो इस तरह की चर्चा वो नहीं करते। प्राचीन काल से ही कृत अथवा सतयुग, त्रेता युग,
द्वापर युग, कलयुग की परिकल्पना भारतीयों ने की, आज तक भी इसको स्वीकार किया जाता है। उसके साथ अवतारवाद जुड़ा हुआ है। जब जब समाज में अथवा पृथ्वी में अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है, तब तब मानव जाति के उद्धार के लिए किसी महापुरुष को जन्म लेना होता है। राम, कृष्ण, गौतम, बुद्ध, महावीर आदि को अवतारों का दर्जा दिया जाता है। रामचरितमानस में इसका विवरण प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि हैं तब प्रभु सज्जन पीरा। एक तरह से भविष्यवाणी भी है इतिहास में। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही उद्घोष किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये उद्घोषणा श्री कृष्ण की है। तो इस तरह से समय के प्रति भारतीयों के मन में स्पष्ट धारणा थी। यद्यपि आध्यात्मिक रूप से समय होता ही नहीं, किंतु शायद ये अलग विषय हो जाएगा, उस पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं है, किंतु फिर भी सामान्य समय जिसको हम मानते हैं भूत भविष्य वर्तमान, इस सब की चर्चा हमारे साहित्य में और इतिहास में प्राप्त होती है। तो समय के प्रति भारतीय सचेत थे, ये माना जा सकता है। भारतीय परंपरा में रचना का महत्व है, रचनाकार का नहीं। अन्य देशों की परंपराओं में रचनाकार अपनी अहम वृत्ति के कारण वो अपने नाम का प्रदर्शन करने में ज़्यादा रुचि लेता था, किंतु भारत में ऐसी परंपरा नहीं थी। रचना को अधिक महत्व दिया गया। उदाहरण के लिए अशोक के स्तंभ में भी आप देख लें, कहीं पे प्रियदर्शी लिखा हुआ है, प्रियदर्शी। अनेक स्थलों पर उनके वंश और इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है, नहीं के बराबर ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। उसी प्रकार से शास्त्रकार जो थे, हमने चर्चा की उपनिषद, कुछ ऋषियों के नाम सामान्य तौर पर आ जाते हैं, किंतु उन्होंने जानबूझकर अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है। जैसा मैंने बताया, व्यासों की परंपरा थी, कोई एक व्यक्ति वो थे नहीं। इस कारण से, क्योंकि भारतीयों में यह धारणा थी कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, सत्य महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से रचना को क्या उपयोगी है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, उसको उन्होंने महत्व दिया, रचना की। रचनाकार के ऊपर स्वयं उन्होंने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया। ये हमारी धारणा है। प्राचीन काल से इतिहास को भारतीयों ने महत्व दिया। डॉक्टर जी.एस. पाठक के अनुसार, जब से प्राचीन भारतीय साहित्य है, तभी से इतिहास बोध भी है। ए.बी. कीथ भी इसी को स्वीकार करते हैं कि पुरातन काल से भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना थी। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। प्रोफेसर ए.के. बार्डर भी यह मानते हैं कि प्राचीन भारत में पांडुलिपियों की संख्या अत्यधिक है तथा प्रत्येक कालखंड के लिए साहित्य, कला और दर्शन की सांस्कृतिक संपत्ति विद्यमान है। आवश्यकता है तो इतिहासकारों द्वारा उनके संग्रह करने की है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार भी इस पर विचार व्यक्त करते हैं कि प्राचीन काल में भारतीयों का लेखन का तरीका अवश्य पृथक था, किंतु ऐतिहासिक परंपरा से वे निश्चित रूप से परिचित थे। तो ये आरोप भी गलत सिद्ध होता है। पृथक रूप में इतिहास का लेखन अवश्य हुआ। गाथा, नाराशंसी, पुराण, श्रुति, सूत्र, आख्यान आदि के रूप में भारत में इतिहास संग्रहित है। वैदिक काल में श्रुति परंपरा थी, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। भारत में प्राचीन काल से ये श्रुति परंपरा रही थी। इस तरह से भारत में इतिहास को पृथक ढंग से रखा गया। ये कोई आवश्यक तो नहीं है कि एक देश जिसको मानदंड मान ले, दूसरा देश भी उसी मानदंड के आधार पर चले। और आज के विश्व में संचार के साधन अत्यधिक वृद्धि प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए संभव भी है। उस काल में ऐसा संभव नहीं था, और हो सकता है कि उसमें ये होता कि भारतीय परंपरा को अन्य देश स्वीकार कर लेते। कोई आवश्यक तो नहीं था कि पश्चिमी परंपरा को भारत स्वीकार करे। तो इतिहास लेखन की वर्तमान जो धारणा है वो पश्चिम के द्वारा दी गई है, न कि वो भारतीय धारणा थी, और उसके अनुसार ही अब इतिहास का लेखन होता है। इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन अथवा अध्ययन में आने वाली कठिनाइयाँ। कुछ तो कठिनाइयाँ आती हैं, वो किस प्रकार की हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है लिपि की समस्या। सिंधु लिपि जो आज तक स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ी जा सकी। अनेक भाषाओं की अनेक लिपियाँ भारत में हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, शारदा लिपि, वट्टेलुतु लिपि दक्षिण की भाषा है, तमिल की, कलिंग लिपि उड़ीसा की, ग्रंथ लिपि, कदम्ब लिपि
तमिल लिपि, सभी का ज्ञान किसी एक इतिहासकार को नहीं हो सकता। और विशेषकर जिन विदेशी इतिहासकारों ने यहाँ लेखन का प्रयास किया, तोड़ मरोड़ कर इतिहास को प्रस्तुत किया, उनको इन सभी का ज्ञान नहीं था। तो लिपि की समस्या रही, उसके कारण स्पष्ट इतिहास लेखन में परेशानियों का सामना करना होता है। दूसरी समस्या आती है उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के संकलन की समस्या है। भारत एक वृहद देश है, कई इंग्लैंड, कई फ्रांस इसमें समाये हुए हैं। आकार के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं प्राचीन कालीन ऐतिहासिक स्रोत पूरे देश में अभी भी बिखरे हुए हैं। इन सामग्रियों की संकलन की बड़ी समस्या है। अनेक स्थलों पर खुदाई की अनिवार्य आवश्यकता है, किंतु इतने वृहद देश में अभी तक स्वतंत्र हुए हमको इतने वर्ष हो गए, पूरी खुदाई का कार्य अभी तक नहीं हो सका, न ही सामग्री का संकलन पूरी तरह से हुआ। धार्मिक आस्था के कारण अनेक प्राचीन मूर्तियों की पूजा की जाती है और उनका संरक्षण नहीं हो पाया। तो उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री की संकलन की समस्या आती है। सामग्री का अभाव कई स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि सामग्री बहुत हैं, किंतु उनका संकलन सही ढंग से नहीं हो पाया है। इतिहास लेखन के लिए सामग्री की कमी कई स्थलों पर महसूस होती है। मूल जो प्रमाण हैं उनकी खोज की भी समस्या है, और हैं तो उनके संरक्षण की समस्या है। बहुत सारे भारतीयों में इतिहास के विषय में जानकारी न होने के कारण बहुत सारे प्रमाण नष्ट कर दिए गए, और विशेषकर विदेशी आक्रांताओं की अधिकता के कारण बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक स्रोतों को नष्ट किया गया। बड़े पुस्तकालय जला दिए गए, बड़े मंदिर, कलाकृतियाँ नष्ट कर दी गईं, कलात्मक स्वरूप को नष्ट किया गया। तो विदेशी आक्रांता जब भारत आए, उन्होंने शासन किया, तो भारतीय संस्कृति या यहाँ के इतिहास से उनको कोई मोह या प्रेम नहीं था। उन्होंने इसकी उपेक्षा की। इस कारण से सामग्री की कमी कई स्थलों पर हमको देखने को मिलती है। अभिलेखन नहीं किया गया। अनेक घटनाओं के संदर्भ में पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं होता। अधूरे विवरण या कम अभिलेखन के कारण कठिनाइयाँ आती हैं। प्राचीन काल में पत्थरों पर लेखन होता था, जो बड़ी कठिन प्रक्रिया थी। इसमें अत्यधिक समय और श्रम लगता था, इसलिए बहुत संक्षिप्त विवरण इसका दिया गया। कहीं पर अगर टूट गया या छूट गया तो फिर उसका विवरण प्राप्त नहीं होता। तो अभिलेखन, स्थायी रूप से जो अभिलेखन है, उसकी कमी महसूस होती है, और वह बहुत संक्षिप्त में लिखी हुई है। निश्चित कालक्रम की समस्या। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में लंबे अंतराल में सामग्री उपलब्ध नहीं होती। इसके पीछे भारत में शासकों द्वारा चलाए गए अनेक संवत कारण हैं। हर एक शासक अपना संवत चलाता है, और एक सामान्य प्रचलन में संवत है। इतिहास जो लिखता है वो सामान्य प्रचलित संवत में लिखता है, जबकि शासक अपने संवत का उल्लेख करते हैं। इस कारण से तिथिक्रम में परेशानी का सामना करना होता है। तिथिक्रम दिए गए हैं, किंतु उसके तालमेल की समस्या है, और इसको बिगाड़ा था विदेशी आक्रांताओं ने। अंग्रेजों ने विशेषकर इसमें बड़ी गलतफहमियाँ इन लोगों ने उपस्थित कर दी। इन्होंने अलग अलग ढंग से उसको समझा, और अपने ढंग से, और विशेषकर प्राचीन भारत की जो गौरव था उसको कम बताने के लिए, पश्चिम को अधिक आगे बताने के लिए तिथिक्रम में जानबूझकर भी उन्होंने बदलाव कर दिया, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पश्चिम की तुलना में नया या बाद का बताने का प्रयास उन्होंने किया। इस क्रम में भी तोड़ मरोड़ किया गया, और कुछ उन्होंने अनभिज्ञता के कारण ऐसा किया। तो इस कारण से तिथिक्रम को लेकर के दिक्कतें पैदा होती हैं। उसके क्या कारण थे, इस पर हमने बात की। निश्चित व्यवस्था का अभाव था। एक तयशुदा व्यवस्था इतने बड़े देश में लाना संभव नहीं था, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शासन व्यवस्थाएं थीं। इतिहास की सामग्री को बाद के शासनकाल में व्यवस्थित नहीं किया गया। विदेशी आक्रमणकारियों के कारण, उनके शासन के कारण, तथा आधुनिक काल में अंग्रेजों के शासन के कारण निश्चित व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। विदेशी आक्रांताओं ने उनको यहाँ की संस्कृति से कोई लगाव नहीं था, इस कारण भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और कोई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। साहित्य के रूप में जो लेखन हुआ, उसके कारण भी इतिहास में बाधा होती है, क्योंकि साहित्य और इतिहास मिला हुआ है, काल्पनिक तत्व उसमें जुड़े हुए हैं। शिक्षाप्रद बनाने के लिए भी ऐसा किया गया है, कल्पनात्मक तत्व उसमें मिल गए हैं। इस कारण से उनको निकालना एक कठिन कार्य है, किंतु श्रम से ये संभव है, लेकिन ये परेशानी उपस्थित होती है।
स्थलों के पहचान की समस्या आती है। प्राचीन काल में एक ही स्थान के अलग अलग नाम शासकों के द्वारा बदल दिया गया नाम, पहले जो नाम मिलता है उसका दूसरा नाम बाद में मिलता है, इनको जोड़कर स्थापित करना मुश्किल काम होता है। तो स्थलों की पहचान की समस्या आती है। आक्रमणकारियों ने भी उनके नाम बदल दिए। अभी भी आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में और कई स्थलों पर प्राचीन नाम फिर से रखे जा रहे हैं, बीच में उनका नाम दूसरा था। इस तरह से स्थलों की पहचान की समस्या आती है। एक घटना के पृथक पृथक विवरण मिलते हैं। अनेक विवरण लेखकों के द्वारा कई अवसरों पर जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो इतिहास लेखन या समझने में समस्या आती है। एक ही घटना के अलग अलग विवरण प्राप्त होते हैं। विशेषकर दरबारी इतिहासकार चाटुकारितापूर्ण लेखन करते हैं और सामान्य इतिहासकार अलग ढंग से लिखते हैं। दोनों में एक ही घटना के अलग अलग विवरण विशेषकर मध्यकाल में हमको देखने को मिलता है। तो इस कारण से भी इतिहास लेखन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्राचीन काल में भी इस तरह के विवरण हमको प्राप्त होते हैं। दरबारी इतिहास लेखकों से समस्या उत्पन्न होती है। राजा तथा राज परिवार के विषय में चाटुकारितापूर्ण लेखों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण इसी प्रकार से लिखा जाता है। कई ऐतिहासिक विवरण लेखकों के द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण के कारण भी इतिहास लेखन में बाधा उपस्थित होती है। तो ये कुछ कठिनाइयाँ हैं, वो हैं तो अवश्य, किंतु प्रयास के द्वारा, श्रम के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है।